जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इजरायल के खिलाफ लड़ने वाले फिलिस्तीनी प्रतिरोध समूह के प्रमुख के साथ ईरान के सुप्रीम लीडर ने की मुलाकात है। इजरायल को लेकर कर दिया बड़ा दावा, अपना 80वीं वर्षगांठ नहीं देख पाएंगे इजरायल, यहूदी शासन का हो जाएगा खात्मा। जानेंगे क्या है पूरा मामला। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे, युद्ध के बीच अपने पड़ोसी बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात कर क्या बोले पुतिन, दुनिया की बढ़ेगी टेंशन। इसी बीच यूक्रेन से कब्जा गए क्षेत्रों पर रूस कराएंगे चुनाव। इसी के साथ आपको बताएंगे, स्टार वार्स स्टाइल में सुपरशिप बनाएगा चीन, विमान वाहक पुत के कई गुना होगा शक्तिशाली, क्या होंगे खूबियां। तो दोस्तों सभी खबरें फटाफट हम आपको कम समय में आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, इजरायल में जारी उथल पुथल और फिलिस्तीनी प्रतिरोध सेनानियों की बहादुरी को देखकर ईरान के सुप्रीम लीडर बड़ा बयान दिया है। ईरानी सुप्रीम लीडर का दावा है कि इजरायल जिस स्थिति में है तो इजरायल अपना 80वीं वर्षगांठ नहीं देख पाएंगे। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर कहते हैं कि पिछले 7 दशकों की तुलना में अब ज़ायोनी शासन बहुत बदल चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने फिलिस्तीन के जिहादी इस्लामी प्रतिरोध संगठन के महासचिव जियाद अन-नखला और उनके साथ आए प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात में ज़ायोनी शासन की स्थिति को 70 साल पहले के मुकाबले बहुत बदला हुआ बताया है। उन्होंने कहा कि दुश्मन अब रक्षात्मक पोजीशन में आ गया है, जिससे मालूम होता है कि जिहादी इस्लामी ने सही मार्ग का चयन किया, जिस पर वो होशियारी के साथ बढ़ रहा है। आयतुल्लाह अली खामेनी ने बुधवार को जिहादी इस्लामी के शिष्टमंडल के साथ मुलाकात में कहा कि इस संगठन और अन्य फिलिस्तीनी प्रतिरोध संगठनों ने ज़ायोनी शासन के विरुद्ध संघर्ष के मुख्य कारण को समझ लिया है। उन्होंने कहा कि गाजा में फिलिस्तीनियों के बढ़ते वर्चस्व के कारण ज़ायोनी अब घुटनों पर आ गए हैं। सुप्रीम लीडर कहते हैं कि इस रास्ते को आगे भी जारी रखा जाए। ईरान की राजधानी तेहरान में सभा को संबोधित करते हुए आयतुल्लाह खामेनी ने गाजा पट्टी से हालिया युद्ध में जीत पर फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद को बधाई दी। खामेनी ने जोर देकर कहा कि फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद और अन्य फिलिस्तीनी प्रतिरोध समूह ने इजरायली शासन से लड़ने की कुंजी ढूंढ ली है। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर के बयान से ये बात साफ हो जाती है कि दशकों तक फिलिस्तीनियों पर अत्याचार करने वाले ज़ायोनी शासन का पतन अब बहुत ही स्पष्ट दिखाई देने लगा है। वर्तमान समय में अवैध ज़ायोनी शासन के भीतर जारी आंतरिक कलह और दूसरी ओर फिलिस्तीन के प्रतिरोधकर्ता गुटों की बढ़ती सैन्य शक्ति और समर्थन ने इस शासन के विघटन की आशा को बढ़ा दी है। अवैध ज़ायोनी शासन के भीतर वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की न्यायिक सुधार योजना के विरुद्ध हालिया महीनों के दौरान होने वाले व्यापक विरोध प्रदर्शन, ज़ायोनी संसद नेसेट में बढ़ते मतभेद, एक संगठित मंत्रिमंडल के गठन में विफलता, शासकों के प्रति वहां लोगों में अविश्वास, ज़ायोनियों का उल्टा पलायन और इसी प्रकार की बहुत सी बातों ने इजरायल को भीतर से बहुत ही कमजोर कर दिया है। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सतह पर भी इजरायल के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। दशकों तक ज़ायोनी शासन और उसका समर्थन करने वाले देशों के अथक प्रयासों के बावजूद वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय सतह पर ज़ायोनी शासन अधिक अविश्वसनीय हो गया है। फिलिस्तीनियों के समर्थन और इजरायल के विरोध में दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली व्यापक रैलियां इसी वास्तविकता को साबित करती है। क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन भी अब ज़ायोनी शासन के हित में नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान के साथ आने से मध्य पूर्व से अमेरिकी प्रभाव अब कम होता जा रहा है। महत्वपूर्ण बात जिसकी ओर ईरान के सुप्रीम लीडर ने ध्यान आकर्षित करवाया वो फिलिस्तीन के प्रतिरोधकर्ता गुटों का बढ़ता हुआ प्रभाव है। इस समय पूर्व की तुलना में अधिक सशक्त और अधिक एकजुट है। हालिया दिनों में इजरायल के खिलाफ 5 दिवसीय युद्ध में जिहादी इस्लामी की सफलता इसी बात को सिद्ध करती है। इस संदर्भ में आयतुल्लाह अली खामेनी ने कहा कि गाजा के हालिया युद्ध में जिहादी इस्लामी ने बहुत अच्छा काम किया। पिछले 70 वर्षों की तुलना में इस समय ज़ायोनी शासन की हालत बहुत बदल चुकी है। उन्होंने कहा कि वास्तव में ज़ायोनी नेताओं को इस बात को लेकर चिंतित होने का स्वाभाविक अधिकार है कि इस अवैध शासन के 80वीं वर्षगांठ को वो नहीं देख पाएंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, रूस के परमाणु हथियार अब बेलारूस पहुंचने लगे हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के बाद पुतिन ने भी इसकी पुष्टि की है। बेलारूस का बॉर्डर 3 नाटो देशों से लगता है, इनमें लिथुआनिया, लातविया और पोलैंड शामिल है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध को लेकर अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा घातक हथियार देने की घोषणा के 3 महीने बाद रूस ने बेलारूस को अपना पहला सामरिक परमाणु हथियार दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में कहा कि हमने पहला परमाणु बेलारूस से भेजा है, लेकिन ये सिर्फ पहला भाग है। गर्मियों के अंत तक हम इस काम को पूरा कर लेंगे। इसी साल 25 मार्च को व्लादिमीर पुतिन ने बेलारूस में रूस के परमाणु हथियार तैनात करने की घोषणा की थी। पुतिन ने कहा था कि बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको काफी समय से परमाणु हथियारों को उनके देश में तैनात करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि बेलारूस के साथ रूस के करीबी सैन्य संबंध है। पुतिन ने कहा था कि रूसी परमाणु हथियारों की बेलारूस में तैनाती के कारण ब्रिटेन का यूक्रेन को आर्मर पियर्सिंग शेल मुहैया कराना है, जिसमें यूरेनियम होता है। पुतिन का कहना था कि परमाणु हथियारों को बेलारूस में रखकर रूस वही कर रहा है जो अमेरिका ने कई दशकों से बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और तुर्की में परमाणु हथियारों को रखकर
टक्कर किया। रूस की ओर से तैनात किए जा रहे इन परमाणु बमों का कंट्रोल पूरी तरह से रूस के पास ही होगा। रूस जिन बमों को बेलारूस में तैनात कर रहा है वो बम हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम इस्तेमाल किए गए थे उससे 3 गुना अधिक खतरनाक है। इस बीच रूस ने लुहानस्क, डोनेट्स्क, खेर्सोन और जपोरिजिया के कब्जे वाले यूक्रेन के 4 क्षेत्रों में चुनाव की घोषणा की है। 4 क्षेत्रों में 10 सितंबर को मतदान होगा। रूस के केंद्रीय चुनाव आयोग CEC ने गुरुवार 15 जून को यह घोषणा की। रूसी मीडिया RT के मुताबिक CEC प्रमुख एला पामाफिलोवा ने कहा कि उन्हें चुनाव के संबंध में 4 क्षेत्रों के कार्यवाहक प्रमुखों से आवेदन प्राप्त हुए हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव के संचालन पर रूस रक्षा मंत्रालय और संघीय सुरक्षा सेवा FSB के साथ परामर्श किया। शर्तों के साथ रूपरेखा देने के बाद संगठनों ने चुनाव करने के पक्ष में अपना पक्ष रखा। चुनाव आयोग के अध्यक्ष ने कहा, हालांकि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसकी अंतिम मंजूरी देंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक रूस में सिंगल वोटिंग डे पर इन 4 क्षेत्रों में एक साथ चुनाव होंगे। दरअसल सितंबर 2022 में हुए एक जनमत संग्रह में अधिकांश मतदाताओं के मत प्राप्त करने के बाद ये 4 क्षेत्र आधिकारिक तौर पर रूस का हिस्सा बन गए। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हाँ दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़ी नौसेना वाला देश चीन अब भविष्य के युद्धपोत बनाने की तैयारी में है। इस युद्धपोत की डिजाइन कुछ हद तक स्टार वार्स में दिखाए गए सुपर शिप की तरह होगी। यह खुलासा चीनी नौसेना के सबसे बड़ा वैज्ञानिक रियर एडमिरल मा विमिंग ने किया है। उन्होंने कहा कि PLN नेवी ने भविष्य के युद्धपोत का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है जो दुनिया में किसी भी जहाज से अलग होगा। चीन इलेक्ट्रो टेक्निकल सोसाइटी जनरल ने 13 जून को प्रकाशित एक रिसर्च पेपर में मा विमिंग ने कहा कि यह 100 साल से अधिक समय से चल रहे नौसैनिक बेड़े के कॉम्बैट फॉर्मेशन को पूरी तरह से उलट देगा। वर्तमान में दुनिया भर में नेवल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म एयरक्राफ्ट कैरियर्स ग्रुप को उनकी जिम्मेदारियों की विविधता ने और अधिक जटिल बना दिया है। इससे उनके लिए अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से अंजाम देना कठिन हो जाता है। इन जहाजों का निर्माण और संचालन भी महंगा है। मा विमिंग और उनके सहयोगियों ने कागज पर एक नई नेवल कॉम्बैट सिस्टम का जिक्र करते हुए कहा कि चीन की यह तथाकथित सुपर शिप लगभग पूरे कैरियर फ्लीट का काम कर सकती है। ये सुपर शिप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियारों और शक्तिशाली न्यूक्लियर पावर्ड इलेक्ट्रिकल सिस्टम से लैस होगी। रियर एडमिरल मा विमिंग के कंप्यूटर जनरेटेड फोटो के अनुसार चीन का यह नया सुपर शिप बड़ी संख्या में विमानों को लेकर जा सकता है। हालांकि ये पारंपरिक कैरियर से अलग होगा। कई विमान वाहक पोत परमाणु रिएक्टर से संचालित होते हैं। इनके इलेक्ट्रिकल सिस्टम को आमतौर पर इंजन को शक्ति देने के लिए और बाकी बुनियादी सिस्टम्स को बिजली सप्लाई करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इनकी प्राथमिक भूमिका सीधे युद्ध में उलझने के बजाय नौसैनिक अभियानों के लिए हवाई सहायता प्रदान करना है। वहीं चीन की सुपर शिप रेल गन, कायल गन, रॉकेट लॉन्चर, लेजर हथियार और हाई पावर्ड माइक्रोवेव से लैस होगी। वर्तमान के एयरक्राफ्ट कैरियरों से उलट चीन की सुपर शिप का इस्तेमाल युद्ध के दौरान प्रत्यक्ष किया जा सकेगा। इस सुपर शिप में उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा जो जहाज के शक्ति के स्रोत से अपने हाई पावर्ड माइक्रोवेव जैसे हथियारों के लिए आवश्यक ऊर्जा को पा सकेगा। मा विमिंग की टीम ने यह नहीं बताया कि इस सुपर शिप का निर्माण कब किया जाएगा।